हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदेश एकेडमी। यहाँ पे जो मैं यूपी टेट की रिगार्डिंग तीसरी क्लास होगी आज, क्योंकि इससे पहले मैंने पहली और दूसरी क्लास यूपी टेट के लिए ले चुका हूँ। तो आप जाकर के वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब पहली बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि थ्योरी के साथ, है ना, थ्योरी के साथ यहाँ पे पीवाईक्यू भी कराइए। तो मैं ऐसे कर रहा कि एक बार यहाँ पे मैं थ्योरी करा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका जो प्लेलिस्ट है अलग से मैं बना दूंगा, है ना। आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप थ्योरी कवर कर लीजिए और देन वहाँ से आप अपना पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनदर प्लेलिस्ट से आप जाकर के वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पहले इंटरेस्ट वाली टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, देन उसके बाद जीन पियाजे का। अब हम लोग आज के टॉपिक में यहाँ पे जो बाल विकास सीडीपी का, बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है आपका सीडीपी, है ना, इसमें हम लोग दो टॉपिक आज कवर करेंगे। पहले होंगे अल्बर्ट बंडूरा, जो यहाँ पे ये साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा और जेरोम ब्रूनर जो हैं। तो बंडूरा और ब्रूनर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या अपने मतलब सिद्धांत दिए हैं, क्या उसमें कहे हैं। तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं, इनका जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और जो जेरोम ब्रूनर हैं, ये निर्मितवाद के बारे में बताए हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे है मनोवैज्ञानिक के जनक एवं तुलनात्मक दृष्टि। अभी जितने भी क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े वर्ड्स का यहाँ पे अंतर है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक और रचनावादी सिद्धांत दिए हैं, जो लेव वाइगोस्की हैं सामाजिक रचनावादी हैं। देखिए यहाँ पे भी रचनावादी आ रहा है, यहाँ पे भी रचनावादी है, और यहाँ संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं। तो यहाँ पे भी संज्ञानात्मक है और जीन पियाजे में भी संज्ञानात्मक आ रहा है। तो आपको ये जब यहाँ पे ऑप्शन में आएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब काफ़ी सिमिलर वर्ड हैं तो कैसे क्लियर होगा कि मतलब इस थ्योरी के कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इस चीज़ को हम एक बार क्लियर करते हैं। अगर गाइज आप चैनल पे न्यू हैं, अगर सच में आपको ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लग रही है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे मनोविज्ञान के जनक का इनका जो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले नंबर पे हम लोग जीन पियाजे हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो संज्ञानात्मक का रचनावादी सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। ये बोलते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है वातावरण के साथ। जो बच्चा है वो खुद से क्या करता है, सीखता है, मतलब कि वो खुद से रचना करता है। और इन्होंने ही बोला है कि बच्चा क्या एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। लेव वाइगोस्की जो है यहाँ पे बोलते हैं ये सामाजिक रचनावादी हैं, मतलब बोलते हैं कि बच्चा समाज के साथ अंतरक्रिया मतलब इंटरेक्शन करके सीखता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो रचना करके आप थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू समझाया है, अगर इसको देखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। जैसे यहाँ पे लेव वाइगोस्की है तो यहाँ पे देखेंगे तो दो हाथ यहाँ पे हैंडशेक हो रहा है ना, तो ये बोल रहे हैं कि बच्चा समाज के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। यहाँ पे जो अल्बर्ट बंडूरा हैं, जो संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक बोले मतलब माने जाते हैं, यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा, ये संज्ञानात्मक रचनावादी हैं जीन पियाजे, और जो अल्बर्ट बंडूरा है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक है, ठीक है। तो बच्चा समाज को देखकर आप और अनुकरण करके सीखता है। मतलब जो अल्बर्ट बंडूरा हैं ये सीधे बोलते हैं कि जो बच्चा है वो क्या करता है, समाज को ऑब्जर्व करके सीखता है। जैसे यहाँ पे देखिए आइज़ है ना, तो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और इमिटेट करता है, मतलब अनुकरण करके सीखता है। तो ये संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक माने जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसमें इन्होंने क्या कहा है। और हाँ, इसको याद रखिएगा, कभी कभी यूपी टेट में ऐसे पूछ लेते हैं कि जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो कहाँ के हैं, तो ये कनाडा के हैं। एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये कनाडा के साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनका जो निधन है वो 2021 में हुआ था। ये हमको नहीं लगता पूछेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि अभी हाल ही में डेथ हुआ है 3 से 4 साल पहले। इन्हें संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक कहा जाता है। इस चीज़ को आप ना भूलिएगा। ये जो संज्ञानात्मक आंदोलन, जहाँ पे आंदोलन आएगा संज्ञानात्मक के साथ, वहाँ पे आप अल्बर्ट बंडूरा को याद रखिएगा। इन्होंने पहला सिद्धांत जो बोला है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने ही दिया है। ऐसे ही फैक्चुअल डेटा पूछता है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी वो कौन दिए हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका सेकंड पे देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब
अवलोकनात्मक जो अधिगम है, कि मतलब जिसमें बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि सोशल लर्निंग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब सोसाइटी के 3-4 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल मतलब आइज़, कोई बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करके जब कोई चीज़ सीखता है उसे बोला जाता है अवलोकनात्मक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम। ठीक है। 3rd नंबर पे आपका आता है प्रतिनिधि मूलक सिद्धांत, मतलब विकैरियस थ्योरी। इसमें क्या करता है, एक तो जैसे प्रतिबिंब के द्वारा, जैसे मान लीजिए आपके सामने मिरर है, आप देखते हो, समझते हो, बातें करते हो, तो वैसे ही प्रतिनिधि मूलक सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने। 4th नंबर जो आपका आता है वो मॉडलिंग थ्योरी है। यहाँ पे 4थे नंबर पे मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी में ये होता है कि जैसे आप किसी को रोल मॉडल मान लेते हो, राइट, मतलब मॉडलिंग थ्योरी, मॉडल के थ्रू क्या करना, अधिगम करना, लर्निंग करना। नेक्स्ट है द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। द बोबो डॉल करके मतलब एक गुड़िया है, गुड्डा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो रखा है, टाइपिंग एरर है। द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ओके, इंग्लिश चाहिए बट हिंदी में थोड़ा सा एरर आया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, होता क्या है, मतलब फर्स्ट इसी पे देखा जाए प्रयोग में, जैसे 3 से 4 फीट का एक गुड्डा होता है ना, रबर का बोबो डॉल पर प्रयोग करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का ये प्रयोग है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जो बोबो डॉल का जो गुड्डा है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, या किस मतलब साइकोलॉजिस्ट के अधिगम सिद्धांत में ये मेंशन है, तो आप अल्बर्ट बंडूरा को याद रखिएगा। बच्चे ने टीवी में एक व्यक्ति को डाल को आक्रामक रूप से मारते हुए देखा। जैसे एक बच्चा है यहाँ पे टीवी देख रहा है ना, उस टीवी में क्या है, एक आदमी जो है एक छोटे से गुड्डे को या गुड़िया को, एक बच्चे को क्या करता है, बहुत ही एग्रेसिव मैनर में क्या करता है, उसका पिटाई करता है। अब बच्चा यहाँ से क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा, देन उसके बाद अब क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पे एक्शन कर रहा है। बच्चे ने उस व्यवहार को दिमाग में प्रतिधारित कर लिया, रिटेन कर लिया। तो पहले यहाँ पे ऑब्जर्व किया, अब बच्चा अपने माइंड में क्या कर लिया, मारते हुए उस आदमी को मतलब एग्रेसिव मैनर में क्या किया, इसमें रिटेन कर लिया अपने माइंड में। देन 3rd वाले में आप देखेंगे निष्कर्ष क्या निकला कि बच्चे ने उसी आक्रामक व्यवहार की नकल की। अगर आप देखेंगे तो फिर उससे बच्चा क्या करता है, जब नेक्स्ट कोई मतलब गुड्डा है या गुड़िया जो भी उसके घर में, अब बच्चा भी क्या करता है, बहुत ही एग्रेसिव मैनर में उसकी क्या करता है, पिटाई करता है। तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि अल्बर्ट बंडूरा यही बताना चाहते हैं कि बच्चा पहले ऑब्जर्व करता है किसी भी चीज़ को, देन अपने माइंड में रिटेन करता है कि हाँ चीज़ ऐसे की जाती है, देन उसी को क्या करता है, वो फिर एक्शन में लाता है। फिर इसके बाद मुख्य मतलब यहाँ पे जो मुख्य सीख मिली है एक तरह से कि आक्रामकता जन्मजात नहीं होती है। मतलब जो भी मैनर होते हैं मतलब बच्चे में या फिर कोई किसी में भी, वो जन्मजात नहीं होती है, परिवेश से सीखी हुई होती है, मतलब परिवेश से सीखी जाती हैं। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाइगोस्की बनाम बंडूरा। जैसे यहाँ पे वाइगोस्की का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार कंपेयर करके देखेंगे तो थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे वाइगोस्की बनाम बंडूरा, समाज से सीखने का अंतर। हालांकि वाइगोस्की भी बोलते हैं कि मतलब समाज से सीखते हैं हम लोग, बंडूरा भी बोल रहे हैं समाज से सीखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। अक्सर छात्र यहाँ भ्रमित होते हैं कि आखिर वाइगोस्की क्या कर रहे हैं समाज को लेकर के और बंडूरा। तो यहाँ पे देखेंगे तो वाइगोस्की का जो मत है, बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा है वो जब इंटरेक्शन करके सीखेगा समाज के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मेल और फीमेल है, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं या कुछ बनाना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं। जब इंटरेक्शन करेगा बच्चा तो वो वाइगोस्की की थ्योरी में आएगा, राइट, अधिगम सिद्धांत में आएगा। MKO मार्गदर्शन लेना इसी में है। अब बंडूरा का जो मत था, बच्चा समाज को बिना इंटरेक्शन के सिर्फ देखकर ऑब्जर्व करके सीखता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है ना। किसी सीधे सीधे इसमें बोल रहा है कि वाइगोस्की बोलते हैं कि वो बच्चा एक्शन भी करेगा, राइट, लेकिन बंडूरा के मत में ये बोलता है कि बच्चा समाज को बिना इंटरेक्शन के, मतलब इंटरेक्शन नहीं करता है ना, तो उससे कोई बातें करता है, बस क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करके सीखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टैचू है, ये बच्चा क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके देख रहा है, सीख रहा है, राइट। इससे स्टैचू से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें मतलब दोनों में डिफरेंट होती है, बंडूरा और वाइगोस्की में। दोनों साइकोलॉजिस्ट समाज को लेके ही बात करते हैं, बट यहाँ पे वाइगोस्की इंटरेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये जो बंडूरा है कहते हैं इंटरेक्शन नहीं करेगा, बस ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है। दैट्स इट। आगे देखिए यहाँ पे जैसे पॉप कल्चर अलर्ट है कि जैसे मतलब मान लीजिए तेरे नाम की मूवी देखे जब युवा देखता है ना, तो उसको क्या करता है, जैसे सलमान खान से मिले बीच की मांग जो है ना, हेयर कट होता है, जिस थोड़ा जो उनका हेयर स्टाइल होता है, तो वैसे भी क्या करता है, मतलब रोल मॉडल अपनाता है। बच्चा भी सोचता है कि मैं भी ऐसे करूं, या फिर कोई मूवी बच्चा देख लिया है ना, जैसे मान लीजिए पुष्पा मूवी थी,
तो बहुत बहुत बच्चे ने या बहुत लोगों ने क्या किया, उस पुष्पा मूवी को देख करके उस एक्टर को, है ना, अपना रोल मॉडल मार के, जैसे वो करता है ना ऐसे अपने हाथ को गर्दन से ऐसे ले जाता है, देन बाकी लोग भी वैसे करते हैं। तो वो क्या हुआ, आपने ऑब्जर्व किया और एक्शन किया। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये तो मैं आपको बीएड में भी देखने को मिलेगा, एमएड में भी देखने को मिलता है, इवन यूजीसी नेट के पेपर में भी पूछता है, इसका सीक्वेंस पूछता है। अधिगम के जो 4 चरण हैं, ठीक है, वो क्या है, पहला आपका है अटेंशन, अवधान, दूसरा आपका है रिटेंशन, प्रतिधारण, और उसके बाद तीसरा आपका है पुनः प्रस्तुतिकरण, है ना, रिप्रोडक्शन, और जो चौथा आपका है पुनर्वरण या फिर प्रेरणा। तो पहला हम लोग देखते हैं, किसी जैसे अवधान में फर्स्ट क्या है, किसी रोल मॉडल का या आकर्षक या अलग व्यवहार वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना। जो बंडूरा का जो पहला है मोमेंट है, मतलब इसमें उन्होंने 4 चरण दिया है। पहला अटेंशन है, कोई बच्चा किसी रोल मॉडल को या किसी को भी जो चीज़ें उसको आकर्षित करती है देखता है, ऑब्जर्व करता है। दूसरा प्रतिधारण, रिटेंशन करता है, उस व्यवहार के प्रति क्या करता है, सिंबल्स को अपने दिमाग में धारण करना या याद रखना। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखें, बच्चा ने ऑब्जर्व किया, फिर अपने दिमाग में इसको क्या कर लिया, लॉक कर लिया, फीड कर लिया एक तरह से, जो चीज़ें उसने ऑब्जर्व किया एज ए सिंबल के रूप में। फिर अब बच्चा क्या कर रहे हैं, जैसे आप मिरर के साथ है, यहाँ मिरर क्या करता है, प्रतिबिंब को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो फिर अब बच्चा क्या किया, पहले उसने अटेंशन किया, ऑब्जर्व किया, देन रिटेंशन किया, आप क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, राइट, कि दिमाग में बैठे उस व्यवहार का स्वयं अभ्यास करना या प्रदर्शित करना। मतलब जो भी दिमाग में उसके बैठा हुआ है, जो चीज़ उसने देखा, ऑब्जर्व किया, अब उसे वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है ना, अब उसे रिफ्लेक्ट करता है। देन लास्ट में 4th स्टेप आपका है पुनर्बलन, जो रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन है, कि किए गए व्यवहार पर मिला सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम प्रोत्साहन तय करना है कि व्यवहार का दोहराया जाए या नहीं। हाँ, कि मतलब आप उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बैलेंस को दिखा रहा है ना, आपने सही किया या गलत किया, जैसे ये पुनर्बलन का काम करता है। अगर आपने सही किया तो आपको अच्छा सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, फिर आप उस काम को क्या करेंगे, फिर से दोहराएंगे, फिर से करेंगे। बट अगर आपने गलत काम किया तो आपको निगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, देन आप क्या करेंगे, उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये रहा, इन चारों स्टेप को आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको इन्होंने थोड़ा सा ऐसे बताया है, ARRM करके अपने दिमाग में आप फीड कर सकते हैं। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड M फॉर मोटिवेशन, या फिर इसको पुनर्बलन ऐसे याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट करके भी। ओके, आई होप इस चारों स्टेप याद होगा, और एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, यही सीक्वेंस इसका है, इसको सीक्वेंस को ना छोड़िएगा आप। यप, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आत्म प्रभावकारिता, जो सेल्फ इफिकेसी है। सेल्फ इफिकेसी क्या होती है, आत्म प्रभावकारिता क्या है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमता में व्यक्ति का अपना दृढ़ विश्वास, मतलब जैसे आपने कोई लक्ष्य गोल सेट किया है, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, मतलब प्राप्त करना है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपना जो उसका खुद का दृढ़ विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ऐसे करूंगा, डेफिनेटली मैं कर लूँगा, जो दृढ़ विश्वास है, तो वही क्या है, उसका आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ इफिकेसी है। सिचुएशन को कंट्रोल करने और सफलता असफलता से निपटने का तरीका, मतलब चाहे सिचुएशन में सफलता है असफलता है, फिर भी आप क्या कर लेते हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, दैट्स मीन आप वही क्या है, सेल्फ इफिकेसी है, आत्म प्रभावकारिता उसी को कहा जाता है। यहाँ पे एज ए वॉच मैंने बताया कि चाहे आपका समय या तो सही हो या फिर आपके सापेक्ष हो या फिर आपकी सापेक्ष ना हो, फिर भी आप क्या करते हो, उस मोमेंट को मतलब हैंडल कर लेते हो, तो उसे ही बोला जाता है सेल्फ इफिकेसी। यप, इसका जो मुख्य आधार है वो आत्मनियमन है, मतलब सेल्फ रेगुलेशन। जितना अच्छे से आप सेल्फ रेगुलेशन कर पाते हो, उतने अच्छे से आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को टैकल कर लेते हो। असफलता मिलने पर भी अपनी क्षमता को समझना, जैसे मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, आप एक बार एग्ज़ाम देते हो, देन आप मतलब आपका रिजल्ट सही नहीं आता है, आपके सापेक्ष नहीं आता है, देन सेकेंड बार भी एग्ज़ाम देते हो, आपके सापेक्ष नहीं आता है, तो इसी को कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन, कि आपको असफलता मिलने पर भी आप क्या कर रहे हो, अपनी क्षमता को समझ पा रहे हो कि नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर सकता हूँ, राइट। तो ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को लगातार निर्देशित करना आत्मनियमन कहलाता है, मतलब कोई आपको कहे या ना कहे, राइट, अगर आप सेल्फ को रेगुलेट कर रहे हो तो यही होता है सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट,
फिर अभी हम लोग अल्बर्ट बंडूरा के बारे में, जो साइकोलॉजिस्ट है, उनके बारे में सारी चीज़ें मैंने पढ़ लिया, जितने भी थ्योरी है, जितने भी उन्होंने कंसेप्ट दिया है या फिर जो उनका सीक्वेंस था किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो चीज़ें हम लोग कवर कर लिए। अब नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट जो है जेरोम ब्रूनर। अब जेरोम ब्रूनर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। निर्मितवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है जेरोम ब्रूनर ने। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको सीधा सीधा पूरा अच्छे से याद रखिएगा। यूपी टेट में एकदम फैक्चुअल डेटा पूछता है, निर्मितवाद का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया है ना। ये कंस्ट्रक्टिविज्म में भी थे, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना, कि जैसे निर्माण को लेकर के ये बातें करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इनको लेकर के। जैसे ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, अभी जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो कनाडा के थे, और जो जेरोम ब्रूनर हैं ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। उपाधि आधुनिक रचनावाद के जनक इन्हें माना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो कौन है? ब्रूनर है। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन से ही याद रखिएगा। और उसके बाद सिद्धांत जो है इनका, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इन्होंने दी है, मतलब निर्मितवाद का सिद्धांत ये ब्रूनर ने दिया है, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। एक चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पीपीटी के थ्रू दिखाया, ग्राफिक्स के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू, तो यहाँ पे जो बच्चा है ना, ये क्या कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए डिजी बोर्ड है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक तरह से, कोई भी चीज़ का निर्माण करके उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे टिक करते हुए क्या कर रहा है? सीख रहा है। दैट्स मीन खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पहले उस चीज़ों को निर्मित कर रहा है, देन अपने माइंड में उसको एक तरह से सीक्वेंस में लगा रहा है। तो इसी को बोलते हैं निर्मितवाद का सिद्धांत, जो कि जेरोम ब्रूनर ने दिया है। नेक्स्ट जो इनके मुख्य विचार है, मतलब शिक्षक को पढ़ाने से पहले छात्रों के साथ शैक्षिक उद्देश्य, मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, अगर उसको ये पता चल जाए ना कि इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, तो उसके लिए वो काफ़ी मतलब ईजी हो जाता है। इसीलिए जो ब्रूनर ने बोलते हैं कि शिक्षक को पढ़ाने से पहले छात्रों के साथ शैक्षिक उद्देश्य, जो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करना चाहिए। इससे बच्चे का जो इंटरेस्ट बढ़ता है और वह सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि जब बच्चा को अगर उसको ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता चल जाते हैं ना, तो अपने मार्क्स पे नहीं फोकस करता, राइट। जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि मेरे 80 से 90 नंबर आ जाए, राइट, सो दैट मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, या फिर कट ऑफ है कोई 90 तो मेरा 90+ आ जाए। तो उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा डाउन होने लगता है। कभी उसका इंटरेस्ट नहीं भी लगता है तब भी बच्चा पढ़ता रहता है। बट अगर टीचर ने उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि इसका शैक्षिक उद्देश्य क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चा अगर मैथ्स पढ़ रहा है, ओके, अगर उसको टीचर्स ने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया कि इन द फ्यूचर जो कैलकुलेशन है, छोटे मोटे जो कैलकुलेशन है, लाइक दुकान की चीज़ें खरीदना हो गया, बेचना हो गया, या फिर हो सकता है इन द फ्यूचर बिजनेस में काम करना हुआ, तो इसके क्या एडवांटेज है, उस चीज़ से अगर को रिलेट कर दिया गया। या बच्चा अगर साइंस पढ़ रहा है ना, उससे भी अगर उससे कोई चीज़ रिलेट कर दिया गया कि इसका इन द फ्यूचर ये एडवांटेज आएगा, या मतलब हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, तो बच्चा को जब एडवांटेज दिखेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा, इंटरेस्ट लेगा और उसका अच्छा आउटपुट निकलेगा। यहीं पे ब्रूनर बोलते हैं कि शिक्षक को हमेशा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना चाहिए या बच्चों को कराना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट आपका है मतलब ब्रूनर बनाम पियाजे। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि पियाजे का यहाँ पे क्यों नाम आया है, क्योंकि अगर बस मैं यहाँ पे ब्रूनर का मतलब थ्योरी क्लियर करूँ, जो उनका कंसेप्ट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यही चीज़ तो जीन पियाजे ने भी बोला था। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों का जिक्र करते हुए उनको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा, सो दैट आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ, जीन पियाजे ने क्या कहा है और ब्रूनर ने क्या बोला है। तो हम लोग एक बार देखते हैं। ब्रूनर ने जीन पियाजे के सिद्धांतों में परिवर्तन करते हुए पियाजे की अवस्थाओं के विकल्प, जो अल्टरनेटिव में अपने 3 अवस्थाएं, जो स्टेज हैं, वो दिए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्रूनर है, जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिया है ना, उस अवस्था में उसमें परिवर्तन करते हुए इन्होंने क्या किया, उसी 4 स्टेज को इन्होंने 3 स्टेज में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। पहला, जैसे यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जीन पियाजे की थ्योरी में। पहला उन्होंने दिया है सेंसरी मोटर, जो संवेदी पेशी है। सेकेंड आपका है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, और जो थर्ड है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, और जो फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक।
तो ये 4 स्टेप दिया है जीन पियाजे ने। अब इसी को ब्रूनर कैसे एक्सप्लेन करते हैं जी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। EIS मॉडल में आप इसे एज ए निमोनिक्स, हालांकि ऐसा कुछ मॉडल बोला नहीं जाता, बट फॉर लर्निंग पर्पज़ मैंने से EIS मॉडल बोल सकते हो आप। E फॉर जो होता है वो इनएक्टिव होता है, और I फॉर लॉजिक होता है, S फॉर सिम्बोलिक होता है। तो 3 स्टेप इन्होंने 3 स्टेप में अपने इस थॉट को डिवाइड किया है, इनएक्टिव, लॉजिक एंड सिम्बोलिक। इनएक्टिव मतलब क्रियात्मक, जिसमें आप एक्शन लेते हो, एंड देन आइकॉनिक मतलब प्रतिबिंबात्मक, मतलब प्रतिबिंब के द्वारा, सिंबल के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा, आइकॉनिक के द्वारा, एंड देन थर्ड वन जो है सिंबॉलिक, संकेत मतलब संकेतात्मक, राइट। तो 3 चीज़ों को अब ध्यान से यहाँ पे मैं एक चीज़ एक बार एक्सप्लेन करूँ तो इसमें ऐसे मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे मान पहले इसके आगे मैं करता हूँ, जीन पियाजे से कंपेयर करता हूँ। पहली अवस्था जो है इनएक्टिव, मतलब उसे बोलते हैं क्रियात्मक। इसमें क्या होता है, बच्चा 0 से 3 वर्ष, कहीं कहीं आपको 0 से 2 वर्ष भी मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड अगर NCERT वगैरह सारी चीज़ देखा जाए तो 0 से 3 वर्ष की बात की जाती है इनएक्टिव में। इसमें क्या होता है, विशेषताएं, बच्चा शारीरिक क्रियाओं और संवेदी अंगों मतलब सेंसेस जो ऑर्गन्स हैं के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सेंसरी मोटर से, जो इसकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसके माध्यम से जो चीज़ें देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, वही चीज़ बच्चा सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व की बात आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब नकल, कॉपी के माध्यम से सीखता है। जैसे मान लीजिए आप घर पे, अभी मैं पहले भी एग्जांपल दिया था, घर पे आप क्या करते हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है ना, जैसे आप उसे क्या करते हो, जोड़ते हो। अगर सामने आपके बच्चा है ना, वो भी देखता है, तो जैसे आप जोड़ के हटोगे ना, बच्चा भी क्या कर देगा, उसके जो टेप हैं ऐसे ऐसे उसको छुड़ाने लगेगा, फिर जोड़ने लगेगा, राइट। या फिर आप कुछ कर रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, जैसे वहाँ से हटोगे ना, बच्चा खुद सेम चीज़ वैसी पैटर्न पे करने लगता है। तो यही कहते हैं कि इनएक्टिव जो बच्चा रहता है 0 से 3 वर्ष की अवस्था में, तो वो चीज़ों को क्या करता है, मतलब पहले ऑब्जर्व करता है, देन उसका कॉपी, इमिटेशन करने लगता है, अनुकरण करता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 से 3 वर्ष के अवस्था में अगर आप कोई भी चीज़, खाने पीने की चीज़ या कोई भी चीज़, दवा भी कहीं भी चुरा के रखते हो, तो अगर एक बार बच्चा देख लिया तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ये जीन पियाजे ने भी बहुत अच्छे से बोला है कि अगर बच्चा एक बार कोई चीज़ देख लिया, अगर वो 0 से 3 साल की अवस्था में है, तो आप भूल सकते हैं बट बच्चा नहीं भूलेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका ये क्वेश्चन पूछता है किस अवस्था में आता है, तो जीन पियाजे के पहले जो सेंसरी मोटर अवस्था है उसमें आते हैं, और इसमें जो ब्रूनर है, ब्रूनर के पहले अवस्था में इनएक्टिव अवस्था में आता है, मतलब एक्शन वाले, क्रियात्मक में। यहाँ पे भी है पियाजे के समकक्ष संवेदी अवस्था है। नेक्स्ट आपका है अवस्था, मतलब सेकेंड स्टेज जो है आइकॉनिक है। इसमें ब्रूनर ने बोला है कि प्रतिबिंबात्मक होता है ये। इसकी जो आयु है 0 से 7 वर्ष के बीच में। इसकी विशेषता क्या है, बच्चा दृश्य छवियों जैसे इमेज और प्रतीकों से सीखता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु में आता है, दिन में क्या करता है, इमेज के थ्रू अच्छे से सीखता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज के थ्रू या फिर उस सिंबल के थ्रू अच्छा सीखता है। तार्किक मतलब चिंतन का पूर्ण अभाव होता है। इसमें जो है बच्चे को जो लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती है, जैसे उसमें प्री ऑपरेशनल में जो जीन पियाजे हैं उसमें भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती है, तो इसमें भी बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग नहीं रहती है आइकॉनिक अवस्था में। बस बच्चा क्या करता है, प्रतीकों से सीखता है। इसमें जीववाद की बात होती है, एनिमिज्म की बात होती है, केंद्रीकरण मतलब सेंट्रेशन होता है, मतलब भावना मौजूद रहती है। एनिमिज्म का मतलब जैसे बच्चा क्या करता है, चंदा मामा को देखता है, राइट, तो उसको पता है कि चंदा मामा है, वो ये फील नहीं कर पाता कि उसमें जीव नहीं है, वो निर्जीव होते हुए भी क्या मानता है, उनको सजीव मानता है। जैसे मान लीजिए एनिमीज में ऐसे भी आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, जब छोटा बच्चा रहता है, राइट, अपने गुड्डे और गुड़िया के साथ खेलता है, अगर बारिश होती है तो उसे क्या करता है, वो ढकने लगता है, या फिर ठंड पड़ता है तो उसे अपने टॉवल से ढक लेता है। वाई, उसको भी लगता है कि जो छोटे सा गुड्डा है ना, इसको भी ठंड लग रहा है, राइट, क्योंकि वो एनिमिज्म में विश्वास करता है। जो 2 से 7 साल का बच्चा है, उसको भी लगता है कि जैसे मेरे को ठंड लग रहा है, इस छोटे से जो गुड्डा है उसको सजीव मानता है, उसको भी ठंड लग रहा है, उसे टॉवल से ढक देगा। या फिर बारिश हो रही है तो उसे अगर छाता लिया है तो उसको भी अपने अंदर छिपा लेता है। तो एनिमिज्म को मानते हैं, यहाँ पे ब्रूनर बोल रहे हैं। पियाजे के समकक्ष अगर देखा जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप जो ब्रूनर ने दिया है सिंबॉलिक है, वो क्या है, संकेतात्मक है। आयु वर्ग इसमें क्या है, 7 से 15 वर्ष का है। जब बच्चा 7 से 15 साल के स्टेज में चला जाता है, तो अगर जीन पियाजे को देखा जाए तो इसमें जो कंक्रीट स्टेज है, राइट, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल वाला जो स्टेज है, थर्ड और फोर्थ स्टेप को मिला करके ब्रूनर ने एक स्टेप बना दिया, उसको सिंबॉलिक संकेतात्मक बता दिया है। इसकी जो विशेषता है, इसमें बच्चा संकेतों, भाषा, लैंग्वेज और प्रतीकों का
उपयोग करके उच्च स्तर का चिंतन करता है। इसमें बच्चा क्या है, आप सिंबल भी यूज कर लेगा और भाषा को मिला करके, मतलब इसमें दोनों थिंकिंग करने लगेगा बच्चा, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। मतलब मूर्त कंक्रीट थिंकिंग भी करता है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, मतलब वो इमेजिनेशन भी करने लगता है। दिया ना यहाँ पे, लॉजिकल और अब्स्ट्रैक्ट सोच का पूर्ण विकास हो जाता है इसमें बच्चे का, जो कि पियाजे का ये मूर्त और फॉर्मल संक्रियात्मक अवस्था को मिला करके ये संयोजन इन्होंने दिया है ब्रूनर ने। तो आई होप मैं ब्रूनर का भी ये जो इनका जो सिद्धांत था इसको भी मैंने क्लियर कर दिया, जो कि आइकॉनिक स्टेज जिसे इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। ब्रूनर का जो EIS मॉडल है इसको आप याद रखिएगा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक, जो कि तीनों में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फाइनली अब हम समराइज कर देते हैं जितना भी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट को लेकर ही क्लियर करते हैं। जैसे इसमें मैं जो पहले साइकोलॉजिस्ट हैं वो जीन पियाजे हैं। इन्होंने क्या किया है, सिद्धांत इनका क्या है, संज्ञानात्मक रचनावाद के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया है। मुख्य विचार जो है, बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं वातावरण में करता है या स्वयं से करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद। लेव वाइगोस्की जो है वो सामाजिक रचनावाद है। ज्ञान का निर्माण समाज के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन के साथ होता है। दोनों बात याद रखिएगा। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक रचनावाद की बात किए हैं। लेव वाइगोस्की जो सामाजिक रचनावाद, जिसमें बच्चा क्या करता है, समाज में इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम या प्रतिनिधि मूलक के सिद्धांत को दिया है इन्होंने। व्यवहार समाज को देख करके या फिर अवलोकन और मॉडलिंग से सीखता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोनों ने सेम दिया है। इसे यहाँ पे सामाजिक रचनावाद है, ये भी सामाजिक अधिगम प्रतिनिधि मूलक है। इसमें जो है समाज में जाकर के बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू सीखेगा तो वो लेव वाइगोस्की में आ जाएगा। अगर बच्चा जाकर के समाज में बस ऑब्जर्व करके सीख रहा है, ना तो किसी से इंटरेक्शन कर रहा है, बस समाज में गया, क्या चीज़ें दिख रही हैं, कैसे हैं, उसको ऑब्जर्व किया और सीख लिया और उसे इमिटेट करने लगा या फिर उसको अपने अंदर ला लिया, दैट्स मीन वो क्या हो गया, अल्बर्ट बंडूरा का वो कंसेप्ट है। जोरम ब्रूनर जो है लास्ट में, ये आधुनिक रचनावाद है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जहाँ पे आधुनिक लगेगा तब वो जोरम ब्रूनर में आएंगे। आधुनिक रचनावाद या निर्मितवाद का सीखने के उद्देश्य से, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है पर चर्चा और विकास की 3 अवस्थाएं, EIS मॉडल, आइकॉनिक, इनएक्टिव एंड सिम्बॉलिक, ये तीनों मॉडल इन्हीं का है। इसको आप लर्न रखिएगा। मतलब सीखने के उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव पर या फिर चर्चा और विकास पे जो तीनों अवस्थाएं वो कौन दिए थे, जोरम ब्रूनर ने। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे 4 साइकोलॉजिस्ट, हालांकि 2 को मैंने, मेरा 2 टॉपिक अल्बर्ट बंडूरा और जोरम ब्रूनर का था, जो कि मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, मतलब बहुत थोड़ा सा मतलब अच्छे से। लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की को इसलिए मेंशन किया क्योंकि इनके भी जो थॉट्स हैं या फिर जो इनकी जो सिद्धांत हैं काफ़ी सिमिलर थे, इसलिए मैंने कंपेयर करके भी अलग, मतलब सभी में डिफरेंसेस बता दिया, सो दैट आप कन्फ्यूज ना हो कि सभी ने तो समाज को लेके, सोसाइटी को ही बात किया है, बट हाँ थोड़े थोड़े क्रिटिकल मतलब कुछ चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसके बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, जैसे परीक्षा उपयोगी तो जो त्वरित तथ्य हैं, हालांकि इसको इसमें मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस भी कुछ रिलेट कर रहा है, तो मैं बस एक बार बता रहा। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो इवान पायलोर ने दिया है, और यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया है, जो पुरस्कार और दंड की बात यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है। फिर मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, मतलब साइको एनालिसिस, वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात भी सिगमंड फ्रायड ने की है, और साइको एनालिसिस की भी बात, एनालिटिकल की भी बात सिगमंड फ्रायड ने किया है। फिर आक्रामकता जो है, एग्रेशन जो है, वो बंडूरा के बोबो-डॉल प्रयोग ने साबित किया कि आक्रामकता जन्मजात नहीं बल्कि सीखी हुई होती है, कि मतलब जो एग्रेसिवनेस है वो कभी भी बच्चा जन्म के समय नहीं लेकर आता है, वो बच्चा समाज से ही सीखता है, जो देखता है वही वो सीखता है। तो जब बोबो-डॉल की बात करेगा कि बोबो-डॉल पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा का नाम आना चाहिए। दैट्स इट। निष्कर्ष एवं स्वमूल्यांकन, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किए गए हैं ब्रूनर, मतलब 2 पॉइंट से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप, कि आपकी जो आत्म प्रभावकारिता है, जो सेल्फ इफिकेसी है, ही आपकी सफलता की कुंजी होती है। जो सेल्फ इफिकेसी है वही आपकी सफलता की कुंजी होती है, जो सफलता और असफलता को ध्यान में न रखते हुए बस अपने आप काम करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन पे काम करते हैं।
अपने रोल मॉडल सही चुने। बंडूरा कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि इनका मानना है कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग सीखते हैं। तो ये हमेशा बोलते हैं कि अपने जो रोल मॉडल हैं उनको अच्छे से चुनना चाहिए, उनका चुनाव अच्छा करना चाहिए और अपने सीखने के उद्देश्य को स्पष्ट रखें। ब्रूनर कहते हैं कि जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द, अगर आपने सुना होगा, जैसे जो IAS टॉपर होते हैं, राइट, जो रैंक होल्डर होते हैं, जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम निकाला होता है, तो वो पहले बोलते हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो, राइट। बिकॉज ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताता है ये क्वेश्चन। जैसे आप वाई क्लियर करते हो ना कि आपको पढ़ाना क्यों चाहिए, आपका इंटरेस्ट है, पैसन है, इन द फ्यूचर आप इसमें क्या करना चाहते हो। जब आपको वाई क्लियर होता है तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, जो ब्रूनर कहते हैं कि अपने सीखने के उद्देश्य को हमेशा क्या करना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए। अपनी क्षमता पे विश्वास रखें। यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सी सेंटेंस में बोला है कि यू आर एनफ, दैट्स इट, कि अपनी क्षमता पे क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो एक लाइन में मैंने क्या किया, बंडूरा और ब्रूनर को भी बता दिया कि अपनी आत्म प्रभावकारिता, जो सेल्फ एफिकेसी है, ही आपकी सफलता की कुंजी है। अपने रोल मॉडल सही चुनें, बंडूरा बोलते हैं, और अपने सीखने के उद्देश्य को स्पष्ट रखें, ये ब्रूनर बोलते हैं। कि जितने भी मैंने स्लाइड्स में कवर किया, ये 2 लाइन अगर आप क्लियर रखते हैं तो भी आपका क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव हैं जितने भी इसमें वीडियो में क्लियर किया वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सच में ये आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगा हो, अगर काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड वन थिंग कि इसको पढ़ने के बाद अगर जितने भी अल्बर्ट बंडूरा से रिगार्डिंग क्वेश्चन है या फिर जेरोम ब्रूनर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, अगर आप जाकर के यूपी टेट के वो क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ग्राफिक्स थ्रू एनिमेशन का यूज करके या फिर पिक्चर्स का यूज करके या फिर कुछ टूटे फूटे जो एग्जाम्पल हैं उनका यूज करके जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर सच में अगर एक बार इसको रिवाइज़ करके या फिर हो सकता है 2x पे करके फिर से एक बार देखते हैं, रिवाइज़ करते हैं, देन आप क्वेश्चन पे जाते हैं तो वो चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि इसमें क्वेश्चन मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि एक बार मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूँ देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे थ्योरी करा दिया। क्वेश्चन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना करके मैं वहाँ पे सारे क्वेश्चन करा दूँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप जाकर वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।